नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम शिलाहार साम्राज्य को देखेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने विशिष्ट किलों के लिए बहुत फेमस है और चोल साम्राज्य के साथ जिसके संपर्क हमको दिखते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि शिलाहार साम्राज्य क्या था, कैसे यह साम्राज्य विकसित हुआ और चोलों के साथ किस तरह यह साम्राज्य जुड़ा हुआ है। वह सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं शिलाहार साम्राज्य के विषय में। सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि शिलाहार साम्राज्य का शासन काल क्या है। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर हम शिलाहार साम्राज्य को पाते हैं। यह शिलाहार साम्राज्य 3 शाखाओं में विभाजित था। इसकी पहली शाखा उत्तर कोंकण के क्षेत्र में, जो कि वर्तमान मुंबई का ठाणे क्षेत्र है। दूसरी शाखा दक्षिण कोंकण क्षेत्र में, जो कि वर्तमान रत्नागिरी का क्षेत्र है। और तीसरी शाखा कौल या कोल्हापुर में, जो कि वर्तमान दक्षिणी महाराष्ट्र की शाखा है। तो मुख्यतः यह साम्राज्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में फोकस्ड था। तो हम देखते हैं कि शिलाहार साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। यह जो शिलाहार साम्राज्य था, यह पहले जो कदम राजवंश था और जो राजपूत राजवंश था, उन्हीं के सामंतों के रूप में रहकर कार्य कर रहा था। और जब राजपूत साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद शिलाहार साम्राज्य ने स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर दिया। इनके भू क्षेत्रों में देखें तो मुख्यतः जो कोंकण का क्षेत्र है और जो दक्षिणी महाराष्ट्र का क्षेत्र है वह इनके साम्राज्यिक क्षेत्र में शामिल होता है। इन्होंने व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और धीरे धीरे यह एक समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। इन्होंने उत्तरी कोंकण में ठाणे और मुंबई, दक्षिणी कोंकण में रत्नागिरी और कोल्हापुर के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया और आर्थिक विकास को प्राप्त किया। बाद में जो यादव कुल है या जो यादव वंश है और जो स्थानीय राजवंश है, उन्होंने इनके साम्राज्य पर अधिकार किया और यह साम्राज्य समाप्त हो गया। इस साम्राज्य को पढ़ने का सबसे मुख्य कारण यह है कि यह साम्राज्य चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। चोल साम्राज्य के साथ जो कनेक्शन है इस साम्राज्य का, वह हमको समझना होगा। लेकिन उससे पहले जो संस्कृति और स्थापत्य कला में शिलाहार साम्राज्य का योगदान है वह हमको देखना होगा। शिलाहार साम्राज्य ने संस्कृति और कला के क्षेत्र में काफी विकास किया। बहुत सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया, स्पेशली कोंकण के क्षेत्र में। तो कोंकण के क्षेत्र में जो महालक्ष्मी मंदिर है, जो पन्हाला किला है, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। और इनकी जो स्थापत्य कला है या जिस शैली का इन्होंने प्रयोग किया वह राजपूत और चालुक्य शैली से काफी प्रभावित हमको दिखती है। शिलाहार साम्राज्य शैव धर्म का समर्थक था, लेकिन वैष्णव धर्म और जैन धर्म को भी इसने काफी समर्थन दिया। इस साम्राज्य का पतन 13वीं शताब्दी में हुआ और जो यादव वंश के राजा हैं सिंहड़ यादव, उन्होंने शिलाहार साम्राज्य को पराजित किया और उसके क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। इसके कुछ शासकों को हम देख लेते हैं। हमको चंद्रदेव शिलाहार मिलते हैं, जो कि अपने शासन काल में शिलाहार साम्राज्य को काफी समृद्ध बनाते हैं और इन्हें माना जाता है कि जो शांति स्थापित हुई शिलाहार साम्राज्य में वह इन्हीं के समय हुई थी। दूसरे प्रमुख राजा मारसिम्हा द्वितीय, यह भी दक्षिण कोंकण के क्षेत्र में शासन व्यवस्था को मजबूत करने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। शिलाहार साम्राज्य के विषय में एक प्रमुख तथ्य यह भी है कि इस साम्राज्य ने पारसी धर्म को संरक्षण दिया था। अब हम यह समझें कि जो शिलाहार साम्राज्य है और जो चोल साम्राज्य है, इनके मध्य किस प्रकार का संबंध है। हम देखते हैं कि जो शिलाहार साम्राज्य है और जो चोल साम्राज्य है, इनके मध्य जो राजनीतिक संबंध था वह काफी सीमित था। लेकिन दोनों दक्षिण भारत में थे और उस कारण से जो व्यापारिक मार्ग हैं उसके कारण कभी कभी इनके मध्य विवाद हुए और उन विवादों के कारण इन दोनों साम्राज्यों को हम देखते हैं कि इनका व्यापारिक संबंध भी आपस में स्थापित होता है। और क्योंकि दोनों दक्षिण भारत के क्षेत्र में है तो जो व्यापारिक मार्ग हैं उनसे कहीं ना कहीं यह दोनों जुड़े हुए थे। हमने देखा कि चोल साम्राज्य का जो व्यापारिक मार्ग है वह दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब और चीन तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। वहीं जो शिलाहार साम्राज्य था, इसका अधिकार क्षेत्र कोंकण के क्षेत्र में हमको मिलता है। इस कारण से जो व्यापारिक मार्ग हैं वह एक दूसरे से कनेक्ट होते थे और इस कारण कभी कभी दोनों में हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। चोल साम्राज्य और शिलाहार साम्राज्य के समय कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे उपरारा और चौल, जो कि आधुनिक मुंबई के पास है। और इस मार्ग से अरब और पारस की खाड़ी से व्यापार होता था। तो इस कारण से जो चोल व्यापारिक मार्ग हैं
और जो शिलाहार साम्राज्य के व्यापारिक मार्ग हैं, यह दोनों कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होते थे और दोनों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा का कारण भी हमें दिखता है। हालांकि हम यह पाते हैं कि ना तो शिलाहार साम्राज्य ने और ना ही चोल साम्राज्य ने कभी एक दूसरे पर कोई बड़ा हमला किया या कभी एक दूसरे के किसी क्षेत्र को हथियाने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि चोलों के पास एक बहुत बड़ी नौसेना थी और इससे यह पूरे समुद्री मार्ग को नियंत्रित कर रहे थे, और शिलाहार साम्राज्य के पास भी ऐसी शक्ति हमको दिखती है कि वह समुद्री व्यापार को कर सके। लेकिन शिलाहार साम्राज्य के पास काफी कम क्षमता होती है। चोल साम्राज्य एक बहुत बड़ी शक्ति होता था। इसके कारण हम यह भी कभी कभी पाते हैं कि जो व्यापारिक मार्ग था उस पर इन दोनों साम्राज्यों ने एक दूसरे को सहायता भी प्रदान की होगी। मतलब दोनों के मध्य कभी कभी हमको प्रतिस्पर्धा दिखती है और कभी कभी दोनों के मध्य हमको सहयोग भी दिखता है। चोल साम्राज्य और शिलाहार साम्राज्य के मध्य जो संबंध बने उसमें हम सबसे मुख्य संबंध देखते हैं व्यापारिक संबंध, क्योंकि जो शिलाहार वंश है या महाराष्ट्र, कोंकण इन क्षेत्रों से व्यापार कर रहा था। चोल साम्राज्य जो दक्षिण भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है वहां से व्यापार कर रहा था, और दोनों अपने व्यापारिक मार्गों से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमने यह भी कई बार देखा कि चोल साम्राज्य जब आक्रमण करता था चालुक्य साम्राज्य पर, तो चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य के मध्य जब द्वंद्व होता था तो इसमें कभी कभी जो शिलाहार साम्राज्य है वह चालुक्यों की तरफ से लड़ता था। इससे पहले हमने देखा कि यह राजपूत साम्राज्य के अंतर्गत सामंत थे। कुल मिलाकर हम यह पाते हैं कि जो शिलाहार वंश है और जो चोल साम्राज्य है इनके मध्य कभी कोई बड़ा युद्ध हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन यह साम्राज्य व्यापारिक और सामरिक मार्गों से जुड़ा हुआ था चोल साम्राज्य के साथ, और कभी कभी इसने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया चोल और चालुक्य साम्राज्य के मध्य। इसने सहयोग किया चालुक्य साम्राज्य का कई बार चोल साम्राज्य के विरुद्ध, क्योंकि शिलाहार साम्राज्य के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको इस साम्राज्य को समझना चाहिए। शिलाहार साम्राज्य सबसे फेमस है अपने समुद्री किलों के लिए, और इसीलिए इस साम्राज्य को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। शिलाहार साम्राज्य जो किले बनवाता है वह किले सबसे खास है। इसने कई ऐसे किले बनवाए जिन पर बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अधिकार स्थापित किया। इसमें सबसे फेमस किला है विजय दुर्ग किला, जिसको 10वीं शताब्दी में शिलाहार साम्राज्य ने बनवाया था। शिलाहार साम्राज्य के जो यह किले होते थे यह बहुत विशेष होते थे, क्योंकि यह किले 3 तरफ से समुद्र से घिरे होते थे या पानी से घिरे होते थे, और सबसे खास चीज होती थी कि एक छिपी हुई पानी की खाई होती थी इन किलों के साथ। और इसी तरह हम देखते हैं विजय दुर्ग किला हमको मिलता है 3 तरफ से पानी से घिरा और एक छिपी हुई पानी की खाई, जिससे जब आक्रमण हो इस साम्राज्य पर तो वह इस खाई के माध्यम से शत्रुओं को पराजित कर सके, उनको भारी से भारी नुकसान पहुंचा सके और अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सके। तो जो इंजीनियरिंग का कमाल है शिलाहार साम्राज्य के दौरान, यही इसको सबसे विशेष बनाता है। शिलाहार साम्राज्य पर शायद चोल साम्राज्य का भी काफी प्रभाव पड़ा। इस कारण से भी इन्होंने समुद्री व्यापार मार्गों का खूब विकास किया। इन्होंने भी नौसैनिक क्षमता का विकास किया, और जो वास्तुकला है उसके कौशल को भी इन्होंने काफी विस्तारित किया। तो इस तरह से दक्षिण भारत के एक प्रमुख साम्राज्य जिसको इतिहास की पुस्तकों में काफी कम स्थान मिलता है, उस साम्राज्य को हमने देख लिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।